कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी दे सकूं। ये महाप्रबंधन की रूपरेखा बहुत पहले से तैयार की गई थी। इस महाकुंभ में जो 25 सेक्टर में बसा हुआ था, 4000 हेक्टेयर में 4 लाख से ज्यादा तंबुओं की व्यवस्था और 1,50,000 टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई थी। हमारे सनातन धर्म की धर्म ध्वजा के वाहकों को, जिन्हें कि हम सन्यासियों को रूप में जानते हैं, उनके लिए करीब 5,000 बड़े टेंटों का जाल बिछाया गया था। प्रत्येक वर्ष की भांति कुंभ मेले में कल्पवासियों की व्यवस्था की जाती है, जो करीब 1 महीने चलता है। ये पौष पूर्णिमा से लेकर के और माघी पूर्णिमा तक होता है। इस वर्ष इस प्रयाग की पावन भूमि पर, इस त्रिवेणी संगम की पावन भूमि पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने कल्पवास किया। पूरे माघ मेला की व्यवस्था को जगमगाने के लिए करीब 1300 किलोमीटर की बिजली लाइन की व्यवस्था की गई थी। 85 अस्थायी बिजली घरों का निर्माण किया गया था और 170 उपकेंद्रों का निर्माण किया गया था। स्नान करने के लिए किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके लिए पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में 44 स्नान घाट की व्यवस्था की गई थी, जिसमें इन 45 दिनों में करीब 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने, जो देश के विभिन्न कोने से इस पावन भूमि पर आए थे, एक अमिट छाप लेकर के वो वापस गए हैं। यातायात की व्यवस्था, कुंभ मेला में यातायात की व्यवस्था के लिए 2213 लोहे के पीपे के पुल से 30 पांटून पुल का निर्माण किया गया था। पूरे मेला कुंभ में 651 किलोमीटर की सड़क लोहे की चकर प्लेट से बनाई गई थी और एक फाफामऊ के क्षेत्र में 4500 टन से एक अस्थायी स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया था, जिससे कि श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में पहुंचने में कोई परेशानी या दिक्कत न हो। पूरे मेला क्षेत्र में 70,000 नल कनेक्शन लगाए गए थे। 200 वाटर एटीएम की व्यवस्था की गई थी और 125 एम्बुलेंस क्षेत्र मेला क्षेत्र में 24 घंटे अपनी आपात सेवा देने के लिए तत्पर थी। इस मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन ने अपना अहम योगदान दिया। प्रयागराज में 8 रेलवे स्टेशन निकटतम है और इन 8 रेलवे स्टेशन में करीब 16,000 से अधिक ट्रेनों का परिचालन करके 45 दिनों में करोड़ों श्रद्धालुओं को देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रयागराज के इस पावन क्षेत्र में लाने की पूरी व्यवस्था सकुशल और निर्बाध गति से की गई। सड़क परिवहन से करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में सड़क परिवहन के द्वारा उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया। मेला क्षेत्र के अंदर 700 शटल बसों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें करीब 1 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु शटल बसों के माध्यम से अपने स्नान घाट पर पहुंचने में सफल रहे। एक औसत निकाला गया कि इस प्रयागराज के मेला क्षेत्र में 3000 बसें औसतन प्रतिदिन
आवागमन हुई है। वायु परिवहन हमारे प्रयागराज में बहुत पुराना नहीं है। बमरौली एयरपोर्ट तो खैर बहुत पुराना है, लेकिन यात्रियों के लिए बहुत पुराना नहीं है। ये 2019 में यहां से सुगम यात्रा की शुरुआत की गई थी। इस 45 दिनों की महाकुंभ में, दिव्य कुंभ में, यानी 11 जनवरी से 26 फरवरी तक करीब 5,60,000 यात्रियों को वायु परिवहन के माध्यम से देश और विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रयागराज की पावन भूमि पर, त्रिवेणी संगम की पावन भूमि पर सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। करीब 5,356 विशिष्ट व्यक्तियों को वायु परिवहन के माध्यम से यहां पर पहुंचाया गया। उनको दिव्य और पुण्य लाभ दिया गया। पूरे मेला क्षेत्र में शासन प्रशासन के लिए 24 घंटे की चुनौती थी, जिसको कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, अर्धसैनिक बलों ने बहुत ही कुशलतापूर्वक इसका संचालन किया। 24 घंटे बिना थके, बिना मानसिक पीड़ा के इन लोगों ने अपनी सेवाएं धर्म ध्वजा को स्थापित करने में लगा दिया। इसके अलावा बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस महाकुंभ में अपनी योगदान को दिया। पूरे महाकुंभ में, जहां तक मुझको, चूंकि मैं खुद प्रयागराज का हूं, जहां तक मुझको पता है, पूरे महाकुंभ में कोई भी भूखा नहीं था। इसके लिए बड़े बड़े लोगों ने, आस्थावान लोगों ने सिर्फ मेला क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया था। बिना जात, बिना धर्म, बिना भेद, बिना भाव, बिना ऊंच, बिना नीच, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। इस 45 दिनों में कोई भी भूखा न रहे। आश्रय स्थल कुंभ मेला क्षेत्र में इतने बनाए गए थे कि जिसके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, निःशुल्क वहां रह सकता है। इतने बड़े आयोजन में श्रद्धालुओं का बीमार होना एक आम बात है। आयोजन बहुत बड़ा था। सोचिए, 66 करोड़ व्यक्तियों यानी श्रद्धालु सिर्फ 45 दिन, यानी अगर औसत निकाला जाए करीब 1.5 करोड़ प्रतिदिन एक छोटे से क्षेत्र में, यानी कुल 12-14 किलोमीटर के हमारे त्रिवेणी संगम के एरिए में। तो सरकार के द्वारा 400 डॉक्टर्स, 182 नर्सिंग स्टाफ, 150 वार्ड बॉय, 354 फार्मासिस्ट और 60 लैब टेक्नीशियंस के अथक प्रयासों से करीब करीब 6 लाख लोगों का इलाज किया गया। जैसा मैंने अभी बताया, सुरक्षा कर्मी 24 घंटे, सोचिए, खड़े रह करके उन लोगों ने ड्यूटी नहीं की, सेवा की है। किसके लिए? भारत की इस सनातन परंपरा की, भारत की इस धर्म ध्वजा को शिखर पर पहुंचाने के लिए, और एक अमिट छाप भारत के ही नहीं, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। इतने बड़े कुंभ के लिए सफाई व्यवस्था एक बड़ी चुनौती रहती है। तो 15,000 सफाई कर्मियों ने अपने अथक प्रयासों से इस काम को अंजाम दिया, जिससे कि पूरे मेला क्षेत्र में सफाई अपने व्यवस्थित रूप से थी। इसके लिए शासन प्रशासन ने
डस्टबिन की व्यवस्था की थी जगह जगह पर, जिससे कि कहीं पर भी कोई अव्यवस्थित न होने पाए। और ये सब, जैसा मैंने अभी कहा, ये सब सिर्फ शासन, प्रशासन और प्रबंधन का उच्च कोटि का सहयोग और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में ये हुआ। जहां तक मुझको याद है, शायद पहली बार प्रदेश की कैबिनेट प्रयागराज के इस महाकुंभ में बैठाई गई थी, जिसमें बहुत निर्णय लिए गए। इस उत्तर प्रदेश की प्रगति के पहिए को निर्बाध गति से संचालित करने के लिए 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के बाद कुंभ का समापन करने के लिए 27 फरवरी 2025 को कुंभ के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ उनके सहयोगी दोनों डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी और अन्य माननीय मंत्रीगण समापन के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में आए थे। सफाई कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को उन्होंने उनके अहम योगदान के लिए न केवल प्रशंसा की, बल्कि उनको उचित सम्मान से सम्मानित भी किया। सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी सनातनी परंपरा के अनुसार जमीन पर बैठ करके सबके साथ भोजन किया। मैं फिर से एक बार आप लोगों को कहना चाहता हूं, यह सफल आयोजन कुशल निर्देशन, शासन, प्रशासन और प्रबंधन का उच्च कोटि का आपसी सामंजस्य का ही नतीजा है। तो इससे एक बात सुनिश्चित होती है कि अगर किसी भी सकारात्मक सोच से किसी भी आयोजन का आह्वान किया जाए, तो सफल होने में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है। बाधाएं आ सकती है, वो तो अलग चीज है, लेकिन सकारात्मक सोच, आपसी समन्वय और सामंजस्य और कुशल दिशा निर्देशन का उत्कृष्ट नमूना शायद ही संसार में ऐसा मिलेगा। धन्यवाद। जाते जाते मैंने 2 वीडियो ये बनाए हैं। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि हमारे भारतवर्ष की इस सनातन परंपरा को, इस भक्तिमय वातावरण को हम ही आप मिल करके इसको निर्बाध गति से आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को इसमें भागीदार बना करके। धन्यवाद।